Hello class, Yes, how are you today? ma'am. How is everything in Sikkim? Weather कैसा है आज वहाँ पर? Great. So बेटा पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था that was the certain skills and challenges for the retail job. तो आगे आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. I'll be sharing a PPT with you, so we'll move ahead with it. ये सारा बेटा हमारा कवर हो चुका है ऑलरेडी. So today we have to study the communication process. बेटा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ रिपीट करते रहें whatever I am teaching. So what is the topic for today? Yes, very nice बेटा. I want that it will be an interactive class. एक participation होना चाहिए आपका और मेरा दोनों तरफ से. ठीक है. So सबसे पहले बेटा हम ये पढ़ेंगे आज की communication process जो है वो होता क्या है और how it is very important in our day-to-day retail business. सबसे पहले बेटा communication process में होता है source, that is a sender जिसने की information जो है भेजनी है. सपोजिंग मैंने अगर आपके साथ कोई बात शेयर करनी है, सो आई एम द सोर्स, आई एम द सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे. देन कम्स द इनकोडिंग ऑफ द मैसेज. जो भी मैंने आपको मैसेज पहुंचाना है उसको मैं क्या करूंगी, इनकोड करूंगी सर्टेन वर्ड्स में. बेटा प्लीज मेरे साथ साथ ही डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाते जाएं बिकॉज इट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. ठीक है. उसके बाद इनकोडिंग के बाद जब मैंने मैसेज या तो आपको पीपीटी के थ्रू शेयर किया है या मैंने आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू शेयर किया है या फिर मैंने मैसेज के थ्रू शेयर किया है, जैसे भी मैंने आपके साथ मैसेज शेयर करना है उसको मैं इनकोड करूंगी. इनकोड करने के बाद क्या होगा, एक चैनल के थ्रू मैं आपको वो इंफॉर्मेशन भेजूंगी. चैनल बेटा वो कोई भी हो सकता है. इट कैन बी माय फोन, इट कैन बी माय लैपटॉप, इट कैन बी अ एसएमएस, इट कैन बी अ व्हाट्सएप. किसी भी मोड के थ्रू जब मैं आपको इंफॉर्मेशन भेजती हूँ दैट इज नोन एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. उसके बाद जब आपको मैसेज पहुंचता है, नेक्स्ट इज द डीकोडिंग ऑफ द मैसेज. डीकोडिंग का मतलब है कि जो जिन वर्ड्स को मैंने इनकोड किया था आप उसको पढ़ के खोल के पढ़ते हैं कि एक्चुअली उसमें दिया क्या हुआ है, दैट इज नोन एज डीकोडिंग ऑफ द मैसेज. डीकोडिंग करने के बाद फाइनली वो मैसेज आप तक पहुंचता है. आप क्या है, मैसेज के रिसीवर है. एंड फाइनली यू गिव द फीडबैक टू द सोर्स. क्या देते हैं आप, फीडबैक देते हैं. मेरे साथ रिपीट कीजिए, फीडबैक देते हैं. ठीक है. तो ये है हमारा बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से आपको क्वेश्चन हमेशा आता है, पक्का आता है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें जितना भी हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है. एम आई क्लियर? ठीक है. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बेटा पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, एक सेंडर था या फिर सोर्स था, उसने मैसेज की इनकोडिंग की एंड देन थ्रू अ प्रॉपर चैनल वो मैसेज आपको पहुंचा. देन यू वर द रिसीवर ऑफ द मैसेज, यू डीकोडेड द मैसेज, फाइनली यू रिसीव्ड द मैसेज और उसके बाद उसके ऊपर आप अपनी क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं. सो दिस इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आइए देखते हैं, इसके साथ आगे चलते हैं. Now our next topic is good interpersonal skills. मेरे साथ प्लीज रिपीट कीजिए. Interpersonal skills. Yes बेटा, very right. Good interpersonal skills. इसमें बेटा जितने भी एरियाज हैं हमारे की हम अच्छी हमारी स्किल कैसे हो सकती है, कैसे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, इसमें 7 एरियाज हमें गिवन है. नंबर 1 इज वर्बल कम्युनिकेशन. मेरे साथ रिपीट कीजिए. कम्युनिकेशन. वेरी नाइस बेटा, आप इसको लिख सकते हैं.
हेडिंग क्या है? गुड इंटरपर्सनल स्किल, और उसका पहला कंपोनेंट कौन सा है? वर्बल कम्युनिकेशन. यू कैन राइट डाउन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल क्या होता है बेटा? जब हम अपने वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज नोन एज वर्बल. जैसे कि मैं अभी आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, सो दिस इज माय वर्बल कम्युनिकेशन. टोटल 100% में से वर्बल का कितना पार्ट होता है? 35% जो है मेरी वर्बल कम्युनिकेशन होती है. मतलब मेरी आवाज के थ्रू, मेरी बातचीत के थ्रू जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, दैट इज नोन एज अ वर्बल कम्युनिकेशन. सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मेरे साथ रिपीट कीजिए. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है बेटा, आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे जो आपके डायग्राम दिया हुआ है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल का. वर्बल का जहां पर 35% है, नॉन वर्बल का क्या है? 65% शेयर है हमारी कम्युनिकेशन में, हमारी बातचीत करने में. अब चीज क्या होती है? कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम बोलते नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस, हमारे मूवमेंट्स, हमारे गेस्चर्स, पोस्चर्स, हमारी आई कांटेक्ट, किस तरह हम बिहेव कर रहे हैं, उस चीज से हमारा जो है बात दूसरी पार्टी को कन्वे हो जाती है. तो जब हम कहते हैं ना कि बिना बोले भी हम किसी की बात समझ गए हैं, दैट कम्स अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कितना शेयर है? 65% शेयर है हमारी टोटल कम्युनिकेशन में. वर्बल का 35% है और नॉन वर्बल का 65% है, which makes it 100%. नेक्स्ट इज, वेरी गुड बेटा. अगला कौन सा है? नंबर थर्ड, लिसनिंग स्किल्स. मेरे साथ रिपीट कीजिए बेटा, रिपीट कीजिए. लिसनिंग स्किल्स. स्लाइड नहीं दिखा रहा है, दिख रही है. स्लाइड दिख नहीं रहा बेटा? नहीं दिख रही है मैम. जस्ट वेट. आप दिख रहा है बेटा? यस मैम. तो लिसनिंग स्किल्स मेरे साथ रिपीट कीजिए. तीसरा क्या है? लिसनिंग स्किल्स. लिसनिंग स्किल्स. वेरी नाइस बेटा. अब जो आपकी सुनने की क्षमता है, जिसको हम कहते हैं किसी की बात को सुनकर समझना, दैट इज योर लिसनिंग स्किल्स. इसमें दो चीजें आती हैं बेटा. हम किसी की बात सुनते कैसे हैं और समझते कैसे हैं? सबसे पहले फोकस ऑन ईच वर्ड. जो दूसरी पार्टी बोल रही है उसके एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करना कि ये क्या बोल रहे हैं. सेकेंड इज रिमूव बायस. रिमूव बायस का मतलब है फेवरेटिज्म को रिमूव करना, किसी की भी फेवर ना करना, और पूरी जेन्युइन तरीके से दूसरी पार्टी की बात सुनकर उस पर रिएक्ट करना. दैट इज नोन एज अ गुड लिसनिंग स्किल्स. नंबर फोर्थ इज नेगोशिएशन. मेरे साथ रिपीट कीजिए. क्या है? नेगोशिएशन. बेटा इसको आप लिख सकते हैं वर्ड को. नेगोशिएट करना मीन्स किसी से बार्गेन करना, किसी के साथ किसी बात का फैसला करना. कई बार क्या होता है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम शॉपकीपर से कई बार बार्गेन करते हैं प्राइस के लिए. नाउ दैट बार्गेनिंग पार्ट इज नोन एज अ नेगोशिएशन. सपोजिंग एक शॉपकीपर कह रहे हैं कि वो हमें एक टी शर्ट 500 रुपीज की देगा, लेकिन हम उसके साथ बार्गेन करते हैं कि आप 500 की ना देकर मुझे ये टी शर्ट 300 की दीजिए. लेकिन फाइनली वी डिसाइड अपॉन कि मैं ये टी शर्ट 400 रुपीज की खरीदूंगी. मतलब कि ना तो मैंने उसकी बात मानी ना उसने मेरी मानी, बट हमने बीच में एक सोल्यूशन निकाल लिया. सो दैट सोल्यूशन इज बेसिकली नोन एज अ नेगोशिएशन. नेक्स्ट वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगला क्या है बेटा? मेरे साथ रिपीट कीजिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग. बेटा आपने रिपीट करना है, पार्टिसिपेटिव रहना है क्लास में मेरे साथ, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ नेक्स्ट थिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है बेटा? जब भी हम कोई भी सोल्यूशन निकालते हैं अपनी प्रॉब्लम का, और उसके ऊपर सिचुएशन के ऊपर, जब एक सिचुएशन आती है और हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है चूज करने की, वी चूज आउट वन थिंग आउट ऑफ द मेनी, दैट इज नोन एज वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. क्या कर रहे हैं हम? वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखी है सबने? यस मैम. ठीक है. सो वी विल मूव अहेड विद दिस. अगली स्किल है बेटा हमारी
डिसीजन मेकिंग। प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या है? Decision making. मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है बेटा फैसला करना। डिसीजन मेकिंग का हिंदी में मीनिंग है फैसला करना। जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए जब हम कुछ भी डिसाइड करते हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। मतलब कि सबसे पहले क्या आती है मेरे पास? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है इनपुट होती है, और आउटपुट की फॉर्म में क्या बाहर आता है? हमारा डिसीजन बाहर आता है। So it is very important to make a proper decision making for the effective implementation of work. Next is assertiveness. मेरे साथ repeat कीजिए। Assertiveness. Very nice बेटा, ठीक है। अब आप राइट साइड पे डायग्राम देख लीजिए, वहां पे क्या है? योर नीड, ये आपकी जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं ये एग्रेसिव नीड है, और दूसरी तरफ है अदर्स नीड। हाँ जी क्लास, व्हाट हैपेंड? ओके, सो वी विल कंटिन्यू फर्दर। योर नीड्स और अदर्स की नीड्स, जो बाकी लोगों की जरूरत है, कोई ऐसी जरूरत जो आपकी भी है और किसी और की भी है, दैट इज नोन एज assertiveness. दैट इज नोन एज assertiveness. तो आप इसको भी लिख सकते हैं, प्लीज राइट इट डाउन। डिसीजन मेकिंग एंड assertiveness लिखिए है बेटा। कैन वी मूव अहेड स्टूडेंट्स? हाँ जी बेटा, क्या हम आगे बातचीत कर सकते हैं? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट इज persuading. Write down ability to persuade. Please write down ability to persuade. अब सबसे पहली चीज क्या है कि persuade होता क्या है? Persuade का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना। जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं कोई काम करने के लिए, देन वी आर सेइंग दैट वी आर परसुएडिंग अ पर्सन। जैसे मैं आपको परसुएड करती हूँ कि आप जाकर कोई सामान, कोई शॉपिंग कीजिए मार्केट से। अब जब मैं आपको परसुएड कर रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, दैट इज नोन एज अ परसुएडिंग। अब बेटा परसुएडिंग में 3 बातें आती हैं, आप ये डायग्राम बना सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। Who we are trying to persuade to take the action. सबसे पहली बात है कि वो कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है, या फिर कौन सा ऐसा फ्रेंड है जिसको मैं परसुएड कर रही हूँ। मेरे साथ बोलिए, who we are trying to persuade. Very right. सेकेंड चीज है इसमें बेटा, what is the action we want them to take. मेरे साथ रिपीट कीजिए, what is the action we want them to take. मतलब क्या है कि मेरे को ये देखना है कि उन्होंने क्या एक्शन लेना है, मेरे कहने के मुताबिक उन्होंने क्या काम करना है, what to do. And number third is what does that person need to do in order to feel confident in that action. तो मेरे साथ बेटा रिपीट कीजिए, what does that person need to know. What does that person need to know in order to feel confident in that action? मतलब कि उसको क्या पता होना चाहिए in order to take that action. तो यहाँ पर हमारी 3 चीजें आ जाती हैं कि मैंने किसको परसुएड करना है, किस चीज के लिए परसुएड करना है, एंड उस बंदे को किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए. These are the 3 things in persuading. आइए इसके साथ ही हम आगे चलते हैं. Next is ability to build rapport instantly. Please मेरे साथ repeat कीजिए, ability to build rapport instantly. Instantly. Very nice बेटा. अब हमारा रिपोर्ट से मतलब क्या है? Means our reputation. रिपोर्ट से हमारा क्या मतलब है? हमारी रेपुटेशन. सबसे पहले why build rapport? हम अपनी रेपुटेशन क्यों बनाएंगे? बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट अपनी कॉपी में लिखिए, create a positive connection with new or existing team members. Please write down, create a positive connection with new or existing team members. बेटा मेरे साथ रिपीट कीजिए ये लाइन. Yes, very right बेटा, create a positive connection.
मैं इसलिए अपनी रेपुटेशन बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बाकियों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करना चाहती हूँ। जब मैं पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करूंगी। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स एंड सप्लायर्स। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मतलब कि मेरे को सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स जो हैं क्रिएट करने हैं। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी मेरे सप्लायर्स हैं, उन सबके साथ मेरे को अच्छे रिलेशनशिप्स को क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम नीचे डायग्राम में देखते हैं, कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज को, बिजनेस पार्टनर्स को, लोकल कम्युनिटीज को, सबको मैंने क्या करना है, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। देन इज मेरा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, हम डायग्राम में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और मेरा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर मेरा एटीट्यूड और मेरा बिहेवियर दोनों चीजें अच्छी होंगी तो सामने वाली पार्टी का भी एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों ही अच्छा होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? वेरी नाइस बेटा। इसके साथ ही हम आगे चलेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें, ब्रेक द आइस विद न्यू कलीग। मेरे साथ रिपीट कीजिए बेटा, न्यू जॉब। नाउ व्हाट आर दे सेइंग कि अगर मैं कहीं पर नई जगह पर काम करने गई हूँ तो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मेरे को अपने बॉस के साथ थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी और प्लस अपने कोलीग्स के साथ मेरे को थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी। जब मेरी उनके साथ अच्छी जान पहचान हो जाएगी तो आई कैन से कि यस, ये आई हैव गुड रिलेशनशिप विद देम। Next point is beta, get support for your ideas and proposals. Please speak after me. Get support for your ideas. Get support for your ideas and proposals. Very right बेटा। अब सपोजिंग मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया है और मेरे को उसके साथ डिस्कस करना है। Now that idea will change into reality when everybody at my workplace is helping them to establish that idea. जब मैं उस आइडिया की सपोर्ट चाहती हूँ अपनी टीममेट्स की, अपने बैचमेट्स की या फिर अपनी कोलीग्स की, अपने बॉस की, तो वो मुझे तभी मिलेगी अगर मेरा उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन। अगर I am not in a good relationship with them, I will not be able to implement my ideas properly. Is this clear, students? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए इसके साथ हम आगे चलते हैं। Now another question जो राइज होता है, how to build a reputation, कि आपने reputation अपनी कैसे करनी है। Repeat after me, how to build rapport. Students, please repeat after me. How to build rapport. Very right बेटा। रेपुटेशन हमारी कैसे क्रिएट होगी, पहला पॉइंट अपनी कॉपी में लिखिए, फाइंड कॉमन ग्राउंड। मेरे साथ रिपीट कीजिए, फाइंड कॉमन ग्राउंड। मतलब कि अगर हमारे पास बातचीत करने का कोई कॉमन टॉपिक है, कोई कॉमन ग्राउंड है, दैट विल लीड टू अ गुड रेपुटेशन विद माय कलीग। सेकेंड इज फोकस ऑन योर अपीयरेंस। मेरे साथ रिपीट कीजिए, Focus on your appearance. मतलब कि अगर आप कहीं भी काम करने जा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मली ड्रेस्ड आप होने चाहिए ताकि मेरे कोलीग पर उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आए। नंबर थर्ड इज बी एम्पैथेटिक। मेरे साथ रिपीट कीजिए, Be empathetic. Empathy means to think from another party point of view. मतलब कि मैंने सिर्फ अपने रिगार्डिंग ही सोचना, मैंने अपने कोलीग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और फिर मैंने काम करना है। बेटा, फीलिंग ऑफ एम्पैथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ और वेदर इट्स योर प्रोफेशनल लाइफ। आपने हमेशा दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना। तो बी एम्पैथेटिक। नाउ आगे क्या कह रहे हैं, हमें और क्या करना पड़ेगा, शेकिंग हैंड्स फर्मली। प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिए,
Shake hands firmly. इसका मतलब है कि जब भी आप किसी को ग्रीट करते हैं तो उसे अच्छे से शेक हैंड कीजिए ताकि उसे लगे दैट दिस पर्सन इज माय colleague and he is working for me and he is talking about me in a positive way. So we have to shake hand very firmly. Second is looking people in the eye. Please repeat कीजिए. Looking people in the eyes. आपने सामने वाली पार्टी की आंखों में आंख मिलाकर बात करनी है जब आप उनसे बात कर रहे हैं. This shows that you are confident about कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप सामने वाली पार्टी की आंख में नहीं देख सकते, इसका मतलब ये है कि you are not confident और यहाँ पे जिसको कहते हैं कि आपके मन में कोई चोट छुपा हुआ है जिसके कारण आप उससे प्रॉपर्ली बात नहीं कर पा रहे. Number third is smiling. Please repeat after me. Smiling. Very nice. Smiling ऐसी चीज है बेटा, जब भी आप अपने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो बाकी लोगों को देखकर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा and they will feel कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश है. So you always have to smile. Next is holding your head up and maintaining good posture. बेटा repeat इसको. Holding your head up and maintaining good posture. जब भी आप चलते हैं तो आपने झुककर नहीं चलना, आपने बिल्कुल सीधे होकर चलना है. आपके शोल्डर्स और आपका सिर ऊपर उठना चाहिए. नेक्स्ट इज बी सिंसियर. ये सब रिपीट कीजिए. Be sincere. सिंसियर का मतलब है बेटा कि आप बहुत ही ज्यादा जेन्युइन से और बहुत ही ज्यादा प्यार से कर रहे हैं और काम कर रहे हैं. सिंसियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके काम में. अगर आप सिंसियर हो तो ये चीज आपको बहुत ऊपर ले जाएगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्लस आपकी पर्सनल लाइफ में. नेक्स्ट इज फेसिंग द अदर पर्सन इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट योर कंप्यूटर स्क्रीन और द मोबाइल डिवाइस. बेटा इस लाइन को रिपीट करें. बेटा इसका मतलब है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपने हमेशा उस पर्सन की तरफ देखना है. ये नहीं है कि आप अपना मोबाइल उठाकर मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं या फिर आप कॉन्टिन्यूअसली अपने लैपटॉप की तरफ अपने कंप्यूटर की तरफ देखते जा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. इसके आगे हम चलते हैं बेटा. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड प्रेजेंटेशन. मेरे साथ रिपीट कीजिए. Clarity of thought and presentation. वेरी नाइस बेटा. आपके थॉट्स जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपने अपने कलीग से क्या बातचीत करनी है और प्लस आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी है. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लैरिफाइड प्रेजेंटेशन. क्लैरिटी प्रेजेंटेशन. Students, please speak after me. Effective presentation consists of well thought out images, clear and clear message. Very nice बेटा. ये तो अच्छी तरह से चीजें प्रेजेंट करने के लिए उसकी क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए. इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए आपके सामने. Second is the most eye-catching presentations are not valuable to an audience if the message is not understood. बेटा इसको रिपीट कीजिए. वेरी नाइस बेटा. ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी लेकिन अगर उसका मैसेज भी हमको समझ में नहीं आ रहा तो उस प्रेजेंटेशन का कोई भी मतलब नहीं है. इन द सेंस आई वुड लाइक टू से कि आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर बनी होनी चाहिए प्लस उसका मैसेज क्लियर होना चाहिए. गाइस जब हम रिपीट कर रहे हैं तो हम इकट्ठे रिपीट करेंगे. ठीक है. मेक इट अ पॉइंट दैट वी आर रिपीटिंग द थिंग वन. नेक्स्ट बेटा बोलिए क्लैरिटी ऑफ पर्पस.
वेरी नाइस बेटा। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपके दिमाग में उस प्रेजेंटेशन का जो है पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं होगा तो वो किसी को भी क्लियर नहीं होगा। सेकंड इज क्लैरिटी ऑफ कंटेंट। मेरे साथ रिपीट कीजिए। Clarity of content. वेरी नाइस बेटा। दिस मींस कि जो भी आपके प्रेजेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है, कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो आपको खुद को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए इससे पहले कि आप वो किसी के साथ शेयर करें या फिर वो प्रेजेंटेशन को दिखाएं। सो द क्लैरिटी ऑफ कंटेंट शुड बी देयर। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ विजुअल। मेरे साथ रिपीट कीजिए। Clarity of visual. दिस मींस कि आपकी जितनी भी पिक्चर्स डली हुई हैं प्रेजेंटेशन में वो भी बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट हैव अ इम्पैक्ट कि वो देखने वाले को समझ नहीं आ रही है या फिगर्स क्लियर नहीं है या फिर वो दिख नहीं रहा है। सो द पिक्चर शुड बी क्लियर। बेटा आई होप कि आप साथ साथ में ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं। Yes, ma'am. ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी मैं हेडिंग्स पढ़ा रही हूँ, मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, आप उसके साथ साथ नोट करते रहे हैं नोटबुक में। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो चलिए इसके साथ आगे चलते हैं। Listening comprehension. अगला टॉपिक है हमारा लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेरे साथ रिपीट कीजिए। Listening comprehension. Now, listening comprehension section tests your ability to listen for the basic interpersonal, instructional and the academic purpose. इसका मतलब है कि आपकी सुनने की क्षमता, कि आप कितना सुन सकते हैं और कितना समझ सकते हैं। Next is you will hear recording discussions. आप क्या करोगे? चीजें आपको सुनाई जाएंगी जिससे कि आपकी लिसनिंग कैपेसिटी जो है वो चेक की जाएगी। बेटा कम्युनिकेशन में एक तरह से ठीक बात को सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन गैप रह जाएगा आपके और मेरे बीच में। तो सुनना जो है दैट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट and it composes an important part of the communication. Then following each audio you will hear a question or a number of questions about what you have just heard. जो भी आपने सुना है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा। In the sense I want to say that is an integral part of your communication. और आप बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर आप प्रॉपर्ली चीजों को सुन नहीं सकते। नेक्स्ट इज मैनरिज्म। बेटा मेरे साथ रिपीट कीजिए। मैनरिज्म क्या होता है बेटा? तरीका, किसी काम को काम करने का तरीका। नाउ जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, KFC में जाते हैं, तो हम देखते हैं जो वहां पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका सेम तरह का ड्रेसअप है और उनका सेम तरह का बातचीत करने का तरीका है एंड द वे दे नाउ दिस इज अ मैनर व्हिच हैज बीन टॉट टू देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। जैसा उनका प्रोफेशन होगा अकॉर्डिंग टू उसकी गाइडलाइंस दी जाएंगी और वो अपना काम इसी तरह से क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। दैट इज नोन एज that matches their specialized brand. जो भी उनको काम सिखाया जाता है अपनी ब्रांड के अकॉर्डिंग उनको हैबिट सिखाई जाती है that how they are they supposed to perform. Is this clear बेटा? Yes, ma'am. Right. So let's move ahead. अगला टॉपिक है हमारा बेसिक कम्युनिकेशन। मेरे साथ बोलिए, रिपीट कीजिए। Basic communication. वेरी नाइस। इसमें सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज। मेरे साथ रिपीट कीजिए। Body language. बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो है बेटा वो आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है 55%। अगर हम बॉडी की मूवमेंट्स देखें, मूवमेंट्स देखें, आर्म की मूवमेंट्स देखें तो वो आपका 55% पार्ट है, मेजॉरिटी पार्ट है आपका कम्युनिकेशन का। जैसा कि जो राइट हैंड साइड में आपके डायग्राम में दिया हुआ है आप उसको देखिए। दैट इज योर बेसिक कम्युनिकेशन। नंबर सेकंड इज योर टोन ऑफ वॉइस। मेरे साथ रिपीट कीजिए। Tone of voice.
वेरी नाइस बेटा। टोन, आपकी बात करने की टोन कैसी है, वॉइस कैसी है, इसके अंदर आ जाता है पिच, कि आप कितना ऊंचा बोलते हैं, वॉल्यूम कितना ज्यादा बोलते हैं, देन योर इन्फ्लेक्शन एंड योर पेस, आपकी बोलने की पेस जो है धीरे है, तेज है, कैसी है। तो इस सब का आपका 38% शेयर आ जाता है आपके टोटल कम्युनिकेशन। देन नंबर थर्ड इज वर्ड्स, मेरे साथ बोलिए वर्ड्स। वर्ड्स का बेटा जो आप एक्चुअली अपने मुंह से शब्द निकालते हैं या जो भी आप बातचीत करते हैं, उसका कितना परसेंट शेयर है, उसका 7% शेयर है हमारा टोटल कम्युनिकेशन। तो 55 प्लस 7 प्लस 38 आपका टोटल कम्युनिकेशन का शेयर होता है। नेक्स्ट इज एम्पैथी, मेरे साथ रिपीट कीजिए empathy, एम्पैथी मींस किसी और पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की क्षमता। एम्पैथी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। From the other person's, from the other party's point of view before reacting at a particular issue, it is known as an empathy. तो हमेशा अपने सामने वाली पार्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है इससे पहले कि आप अपना कोई खुद का काम करें, because it is always activity of good human being, अगर आप किसी और के बारे में सोचते हैं और फिर अपने बारे में सोचते हैं। Then next is active listening, मेरे साथ रिपीट कीजिए active listening, वेरी नाइस बेटा। एक्टिव लिसनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले क्या होता है कि आई कैन आइडेंटिफाई योर इमोशंस, मैं जान सकती हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और प्लस मुझे कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, दैट इज टू गैदर द इंफॉर्मेशन। तो एक्टिव लिसनिंग का भी नीचे डायग्राम बना हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं एक बार के लिए। So these are my basic communication requirements which are actually required. आइए इसके साथ आगे चलते हैं। interpersonal skills, बेटा मेरे साथ रिपीट कीजिए इंटरपर्सनल स्किल। interpersonal skills, राइट बेटा, इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, बट आई विल रिपीट इट एंड समराइज इट इन फ्यू लाइंस। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट 35%। नॉन वर्बल जो आप बातचीत करते हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है, दैट इज 65%। आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि आप किसी चीज को अच्छे से सुने और अपनी बायसनेस रिमूव करके उसके ऊपर बातचीत करें। नेक्स्ट इज द नेगोशिएशन, आपने चीजों के लिए नेगोशिएट करना है ताकि यू आर नॉट पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा फॉर व्हाट इज एक्चुअली डिजायर्ड। देन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए हर एक चीज की। तो इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड असर्टिवनेस, जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है और आप उसका डिसीजन करते हैं, इनपुट के तौर पे क्या आती है प्रॉब्लम, और आउटपुट के तौर पे क्या आता है आपका प्रोसेस। असर्टिवनेस क्या होता है बेटा? जब आपकी कोई ऐसी नीड है जो कि दूसरी पार्टी की नीड है, दैट इज नोन एज असर्टिव। नाउ अगली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए गुड कम्युनिकेशन की? नीड टू बी गुड विद नंबर्स, मेरे साथ रिपीट कीजिए बेटा need to be good with numbers, नंबर्स का मतलब है कि आपको प्रॉपर वे में मैथ्स आना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ये ऐसी कॉमन सी चीजें हैं जो हम सबको आनी चाहिए कोई भी रिटेल का बिजनेस या फिर कोई भी बिजनेस करने का। अगर हमारे पास इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू द। नेक्स्ट इज बी अटेंटिव टू डिटेल, मेरे साथ रिपीट कीजिए be attentive to detail, नाउ अब हमने इसका स्टेप 1 क्या है कि हमने ध्यान से सुनना है कि हमारी क्या डिटेल जो है वो चल रही है। सो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द डिटेल व्हिच इज टू बी गिवन टू द कस्टमर। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या है? क्रिएट अ डिटेल्ड वर्क प्लान दैट आउटलाइंस द इंडिविजुअल एलिमेंट फॉर ईच ऑफ योर की जॉब फंक्शंस।
आपने क्या करना है स्टेप 1 में, एक डिटेल्ड आउटलाइन बनानी है, एक फ्रेमवर्क बनाना है, एक प्लान बनाना है, आपने एक्चुअली काम करना है। दैट इज द स्टेप 1। देन स्टेप 2 इज मेक लिस्ट। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेक लिस्ट। वेरी नाइस बेटा। मेक लिस्ट का मतलब है कि आप 1 2 3 4 5 करके पूरे नंबर्स उसके सामने लिखेंगे कि मैंने कौन सा काम करना है, और जब वो काम हो जाएगा आप उसको टिक करेंगे कि ये काम मेरा जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके दिन का क्या टास्क था, कौन सा काम आपने कर लिया है और कौन सा काम रह गया है। नंबर 3 इज प्लान इन एडवांस। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मीन्स कौन सा काम कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसने करना है, ये सारा मेरा बिजनेस प्लान जो है एक दिन पहले से या फिर एक महीना पहले से पूरा का पूरा डिसाइडेड होना चाहिए। देन ओनली आई कैन एक्ट अपॉन इट इन अ इफेक्टिव मैनर। Then step number 4 is limit distractions. Limit distraction. इसका मतलब है कि जब भी मैं ऑफिस में अपने काम कर रही हूँ, मेरे को ऐसे एम्प्लॉयज अपने आसपास नहीं होने चाहिए जो कि वहां पर शोर मचा रहे हूँ, बातचीत आपस में कर रहे हूँ, जिससे कि मैं डिस्टर्ब हूँ और मेरा काम खराब हो। तो मैंने हमेशा ये कोशिश करनी है कि मेरे आसपास ऐसे एलिमेंट्स ना हो जिनके कारण मुझे डिस्टर्बेंस हो मेरे काम में। Then step number 5 is maintain a schedule. Step number 5 क्या है कि आपने अपना शेड्यूल जो है मेंटेन करना है कि मैंने काम कैसे करना है। जैसे जब भी बेटा आपका एग्जाम होता है, आप कैसे डिसाइड करते हो कि 2 घंटा मैंने ये वाला चैप्टर खत्म करना है, अगले 2 घंटे में मैंने दूसरा करना है, अगले 1 घंटे में मैंने तीसरा चैप्टर करना है। तो जब आप क्लॉक के हिसाब से अपनी चीजें डिसाइड करते हो, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस ऑफ अ शेड्यूल। आप प्रॉपरली कौन सी डेट को कौन कितने बजे कौन सा काम करना है, ये सब आपका प्रॉपरली डिसाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइड ओवरलोडिंग योरसेल्फ। अवॉइड ओवरलोडिंग योरसेल्फ का मतलब है कि आप जरूरत से ज्यादा बर्डन ना लें, जरूरत से ज्यादा काम ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा और आप 1 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 6वें दिन आप इतना काम नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो आपके काम में फिटनेस जो है नहीं आएगा। तो यू हैव टू अवॉइड ओवरलोडिंग योरसेल्फ। Step number 7 is employ trusted colleagues to look over your work and offer them the same work. ट्रस्टेड कोलीग्स का क्या मतलब है कि आपने ऐसे लोगों के साथ काम करना है, ऐसे लोगों को काम पर रखना है जिनको आपको लगता है कि आपको उन पर विश्वास है। ट्रस्ट मीन्स विश्वास। अगर वो आपके ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं, they will never let you accomplish your work and they will always create a hindrance in the work. तो हमेशा ऐसे लोग अपने काम पर रखें जो कि आपके बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, और प्लस आप उनको भी पूरा कर्टसी दें, पूरा रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आप नहीं देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। देन स्टेप नंबर 8 इज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टेप नंबर 8 क्या है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपने अपने काम के साथ साथ अपनी खुद का भी ध्यान रखना है। आपने फ्रेश एयर कंज्यूम करनी है और आपने बीच बीच में ब्रेक लेना है, रेस्ट लेना है, प्लस अपना खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है, तभी आप काम भी अच्छा सा इफेक्टिवली कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज बेटा टाइम मैनेजमेंट। मेरे साथ रिपीट कीजिए, टाइम मैनेजमेंट। वेरी नाइस बेटा। अब टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? कौन सा काम किस टाइम पे करना है, कैसे करना है, कैसे आपने अपने दिन के टाइम को पूरा बांटना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कीप योर आईज ऑन द प्राइज। मेरे साथ रिपीट कीजिए, कीप योर आईज ऑन द प्राइज। मतलब है कि सबसे पहले तो अपना फोकस रखिए कि जो भी ये काम पूरा करने से प्राइस होना चाहिए वो आपको ही मिले। तो कीप योर आईज ऑन द प्राइस।
प्राइस। अगर आपका एम होगा कि आपको वो प्राइस अचीव करना है तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज मेक टाइम फॉर ट्रेनिंग। मेरे साथ रिपीट कीजिए, Make time for training. किसी भी काम को करने से पहले आपको उसकी ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है, आपको वो काम आना चाहिए। अगर आपको वो काम नहीं आता और आपको पूछ के करना पड़ रहा है तो आपकी कभी भी उसके अंदर एफिशिएंसी या फिर परफेक्टनेस नहीं आएगी। नेक्स्ट इज प्लान व्हाट यू कैन। मेरे साथ रिपीट कीजिए, Plan what you can. बेटा पहले से ही हर एक चीज का आपने प्लान करना है। पूरे दिन में आपने क्या काम करना है वो एक दिन पहले आप डिसाइड करके जाओगे जाने से पहले, ताकि आने पर आपको ये सोचना ना पड़े कि व्हाट ऑल वर्क हैज टू बी डन। अगर आप एक दिन पहले उसको लिख कर गए हैं, बस अपने घर जाने से पहले ऑफिस में 15 मिनट आप ये बैठकर एक नोटबुक में लिख लें कि व्हाट आर द टास्क टू बी परफॉर्म्ड ऑन द नेक्स्ट डे। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो अगले दिन आकर अगर आप काम करेंगे आप देखेंगे कि उसमें आपकी बहुत ज्यादा परफेक्शन और बहुत ज्यादा एफिशिएंसी निकल कर बाहर आएगा। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज, प्रेज एंड रिव्यू। इसको रिपीट कीजिए, Prioritize, praise and reviews. मीन्स कि आपने अपने काम को बार बार रिव्यू करना है, बार बार देखना है कि क्या आपने काम ठीक किया है, प्लस अपने लोगों से फीडबैक लेंगे कि आपने जो काम किया है वो उनको कैसा लगा। सो दिस ऑल हैज टू बी डन फॉर टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द चैलेंजेस इन रिटेल जॉब। ये तो सारी थी स्किल्स जो आपके पास होनी चाहिए रिटेल का बिजनेस करने के लिए। जो नेक्स्ट आता है हमारा चैलेंजेस क्या क्या है आपके रिटेल के जॉब में। तो मेरे साथ रिपीट क्या है चैलेंजेस इन रिटेल जॉब। Challenges in retail job. राइट, सबसे पहले है बेटा डिटरमाइनिंग द फिजिकल चैलेंजेस एंड बैरियर्स टू द एम्प्लॉय। ये मेरे साथ रिपीट कीजिए, फिजिकल चैलेंजेस का मतलब क्या है बेटा, कई बार क्या होता है कि आपके पास उस तरह के इक्विपमेंट्स ही अवेलेबल नहीं होते, उस टाइप के कंप्यूटर्स ही अवेलेबल नहीं होते, फोन्स नहीं अवेलेबल होते, टैब्स नहीं अवेलेबल होते कि आपको असली जरूरत है। अगर आपके पास ये सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आप अपना काम कभी भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। तो इट इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। अगर हमारे पास ये गैजेट्स ही नहीं है, इक्विपमेंट्स ही नहीं है, it will always be a very challenging task to accomplish the thing properly. If supposing अगर आपको कैलकुलेटर्स की रिक्वायरमेंट है और आपके हाथ में कैलकुलेटर नहीं है तो आप वो सारी की सारी कैलकुलेशंस मैन्युअली करेंगे पेपर और पेन से। Now it is more time consuming plus more error prone, तो उससे आपके काम में एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, और काम में एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी तो आप फ्यूचर में ग्रो नहीं कर सकते। तो जो आपका फिजिकल चैलेंज है, जो आपके पास चीजें नहीं है काम करने के लिए, आपने अपने मैनेजमेंट को बताना है कि मैम या सर मुझे ये सब चीजें चाहिए काम करने के लिए, प्लीज आप मुझे ये सारा कुछ प्रोवाइड कीजिए। देन नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द टाइम चैलेंजेस एंड बैरियर टू एम्प्लॉय एक्सीलेंस। प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिए, बेटा जितना भी आपका टाइम का बैरियर है उसको आपको अच्छे से रिमूव करना है। जितने भी आपकी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। सेकंड इज जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, मेंटर्स हैं, टीचिंग एक्सीलेंस है वो आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, आपके पास ऑनलाइन जितना भी मटेरियल अवेलेबल है वो सारा आप नेट से निकाल ली, आपके पास हर एक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि काम कैसे करना है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स। जो आपके स्केड्यूल्स हैं वो आप इस तरह प्लान करें कि टाइम आने पर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जो रिजिड स्केड्यूल्स होंगे उससे आपका काम कभी भी क्या होगा, पूरा नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज प्रोएक्टिव रिव्यू। आपके पास बहुत सारे और नए नए लोग आने चाहिए फ्रेश टैलेंट के साथ। अगर हम फ्रेश ब्लड अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंजेक्ट करेंगे
So it will create a diversified environment, a more better and more active environment in your organization. तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास होंगी। Next is recognizing logistical challenges and the barriers to the employee excellence. मेरे साथ repeat कीजिए बेटा। इसका मतलब है बेटा आपके पास लॉजिस्टिक मींस द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आप एक रिटेल का बिजनेस चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा मटेरियल जो है किस टाइम पर मंगवाना है, कहाँ से मंगवाना है और वो आप तक कैसे पहुंचेगा। दैट इज नोन एज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से वो चीज मैन्युफैक्चर होगी, उसके बाद वो होलसेलर के पास जाएगी, देन इट विल कम टू यू, यू आर अ रिटेलर, और उसके बाद वो फाइनली कंज्यूमर्स के पास जाएगी। तो आजकल की डेट में ये बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया है कि जो हमारी ये चेन्स हैं सप्लाई की वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है। तो आपस में हमारी बहुत ही अच्छी टीम होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि हमारे काम में कोई हिंड्रेंस या फिर कोई बाधा ना आए। नेक्स्ट इज recognizing knowledge challenges and barrier employee excellence. मेरे साथ रिपीट कीजिए बेटा। मीन्स आपने अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका जो है पोटेंशियल रिकग्नाइज करना है, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और आपने अपनी एम्प्लॉय की जो एक्सीलेंस है उसको बाहर निकालना है ताकि उससे आपके खुद के बिजनेस का फायदा हो सके। See, you have to unlock the potential. इसमें एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी बनानी है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि आपने उसकी जवाबदेही बनानी है। अगर उसने कोई काम किया है तो वो आपको उसके लिए आंसर भी करेगा कि उसने ऐसा काम क्यों किया। सेकेंड इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। जो भी रिस्क है उसको आपको रिकग्नाइज करना है कि इस रिस्क के साथ हम कैसे डील करें। रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्लस रिस्क कंट्रोल, ये दोनों चीजें आपकी साथ में आती हैं। अगली चीज है आपकी नॉलेज शेयरिंग। बेटा नॉलेज बांटने से बढ़ती है। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो अगर आप किसी को दोगे तो आपके पास नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी। कहते हैं ना कि देने से कुछ बढ़ता है। Never stop or retain anything what you know. Please give it to others so that they can also empower themselves. अगर आपने बाकियों को empower किया है तो आप खुद उनसे कहीं ज्यादा empowered हैं। Next is management of what happened? I can't get you बेटा, क्या कह रहे हो? लंच टाइम हो गया है। लंच टाइम हो गया है। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, आई एम वाइंडिंग अप। बस गिव मी 2 मिनट्स, मैं वाइंड अप कर रही हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज मींस जितना भी चेंज है आपने उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है। एंड नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है कि आपने अपनी फैकल्टी को, अपने लोगों को हमेशा गाइड करना है। जो इंसान गाइड करता है वही एक अच्छा लीडर बन पाता है। So that's it from this was everything we have covered in skills of the skills and challenges of the retail job. तो आपने इसमें चैप्टर में क्या पढ़ा, हम 2 मिनट में सारा कुछ समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारी की सारी स्किल्स पढ़ी which are all required for doing a retail business. सेकेंडली जो भी रिटेल में आजकल हम चैलेंज फेस कर रहे हैं वो सारे के सारे हमने चैलेंजेस डिस्कस किए। अब मेन बात क्या है कि आपने स्किल को यूटिलाइज करना है और चैलेंजेस को रिमूव करना है। स्किल एक ऐसी चीज है, क्वालिटी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे then only you can overcome the challenges which are existing in the retail job. So I hope आपको मेरी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। Yes, ma'am. That's very nice. बेटा आपको पढ़ाकर बहुत मजा आया। You guys were very interactive and I enjoyed teaching you a lot. So see you next time. Okay, bye bye. Bye.